subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा, एक ऐसा शो जिसमें कि हम आपको बताते हैं टैक्स से जुड़ी छोटी छोटी बारीकियों के बारे में और साथ ही आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के जरिए ये भी बता देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना कैश कैसे बचा सकते हैं। और आज आपका टैक्स बचाने में आपकी मदद और कोई नहीं, आपके बच्चे करेंगे। देखिए, एज अ पेरेंट्स हमें तो अपने बच्चों के भविष्य की चिंता लगी ही रहती है, उनके करियर ग्रोथ की भी लेकर चिंता लगी ही रहती है, लेकिन यहाँ पर आपके जो बच्चे हैं, जो आपके घर में नन्हे शैतान हैं, वो भी आपकी टैक्स बचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। ये आपने कभी नहीं सोचा होगा। खैर, काफ़ी सारे पॉपुलर तरीके हैं जिनके बारे में आपको जानकारी तो होगी ही, लेकिन कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनके ज़रिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सेव कर सकते हैं और उसमें खुद आपके बच्चे ही आपकी मदद करेंगे। तो आज कुछ पॉइंट्स पर हम फोकस करेंगे और इसमें मदद करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स गुरु मुकेश पटेल, जो हमेशा की तरह आसान भाषा में आपको समझाते हैं छोटी छोटी बारीकियों के बारे में, टैक्स बचाने के तरीकों के बारे में। और इसी के साथ ही साथ अगर आपके कुछ सवाल हैं आज के एपिसोड से जुड़े या पिछले भी किसी एपिसोड से जुड़े, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के जरिए। और इसी के साथ ही साथ अपने सवाल हमें मेल भी कर सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और अपने एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। मुकेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया ईटीना स्वदेश को समय देने के लिए। और आज का शो भी बड़ा खास है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने बच्चों पे जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं एजुकेशन के जरिए या उनके करियर ग्रोथ के जरिए, आप उसके जरिए भी किस तरह से टैक्स बचा सकते हैं। तो टैक्स बचाने में जो सबसे पॉपुलर तरीका है जो सेक्शन 80C में हमें मिलता है, वो है ट्यूशन के जरिए, ट्यूशन फीस के जरिए जो भी पेमेंट हम करते हैं उसके जरिए टैक्स बचा सकते हैं। तो इस डिडक्शन का लाभ उठाने के लिए और कौन कौन सी महत्वपूर्ण शर्तें हैं या पॉइंट्स हैं जिनको कि ध्यान में रखना चाहिए? पूजा, आपने बिल्कुल सही बताया कि शिक्षा को प्रोत्साहन देते हुए अगर हम आयकर का आयोजन कर सकें तो ये जैसे सोने में सुहागा वाली बात है। और हमारे बच्चे हैं, उनकी ट्यूशन फीस हम भरते हैं, तो उनकी ट्यूशन फीस भरने के साथ साथ उसमें से हम 30% का टैक्स सेविंग भी निकाल सकते हैं अगर हम ठीक ठाक समझ के इसका आयोजन करें। अब इसके लिए जो आपने बताया सेक्शन 80C, हालांकि 80C एक्सक्लूसिवली ट्यूशन फीस के लिए नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत सारे बचत, निवेश वगैरह एलोकेशंस भी इसमें इसका समावेश किया गया है, पर ट्यूशन फीस को भी इसी ट्रेन के कंपार्टमेंट में एक डब्बे के हिसाब से जोड़ा गया है। तो इसके लिए आपको ठीक ठाक आयोजन करना चाहिए। उसके बारे में हम थोड़ी और बारीकियां बाद में बताएंगे, पर सबसे पहले आपने जो कहा, क्या है महत्वपूर्ण शर्तें ताकि हम ट्यूशन फीस का ये डिडक्शन ले सकें। तो 1.5 लाख के दायरे में ये जो ट्यूशन फीस मिल सकती है वो कोई भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर को मिल सकती है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे, 2 चिल्ड्रन, उनके शिक्षण के लिए, और उसमें भी ये ज़रूरी है कि ये फुल टाइम एजुकेशन होना चाहिए और भारत में स्थायी कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अन्य कोई शैक्षणिक संस्था, माना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें जो बच्चों की पढ़ाई होती है उसके लिए ये ट्यूशन फीस का भुगतान आपने किया होना चाहिए। अब इसके साथ ये ट्यूशन फीस के दायरे में क्या आता है ये समझ लेना भी बहुत आवश्यक है। हमने देखा कि जो इंस्टीट्यूशन है, स्कूल कॉलेज वगैरह इंडिया में होना चाहिए, फुल टाइम एजुकेशन होना चाहिए, पर ट्यूशन फीस, आप बच्चों की बहुत सारी फीस पे करते हैं, तो ट्यूशन फीस की डेफिनेशन जो सेक्शन 80C में दी गई है उसमें ये स्पष्ट किया गया है
कि इसमें आम तौर से जो कई तरह से डेवलपमेंट फी या डोनेशन के स्वरूप से जो पैसे लिए जाते हैं उसका समावेश नहीं होगा। इतना ही नहीं, जब हम ट्यूशन फीस की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना आवश्यक है कि ये ट्यूशन के लिए होना चाहिए। माना कि आपका कोई ट्रांसपोर्टेशन का या तो यूनिफॉर्म का उसके स्टेशनरी की ये फी हो तो इसको ट्यूशन फी के दायरे में इसका समावेश होगा नहीं। तो इतनी चीज़ों इतनी शर्तों का अगर पालन होता है पूजा, तो माता या पिता दोनों में से जो भी चाहे वो अपने तरीके से, और दोनों चाहे तो दोनों अपने ये दो बच्चों के लिए ट्यूशन फीस का आयोजन करके टैक्स के डिडक्शन का फ़ायदा ले सकते हैं। पूजा बिल्कुल। तो ट्यूशन फीस भी शामिल है जिसका कि अमूमन आपको पता ही होगा, लेकिन कुछ और भी अगर आप इस तरह के प्लानिंग करें तो काफ़ी ज़्यादा टैक्स भी बचा सकते हैं। मुकेश जी, ATC में की अगर हम बात करें तो हमेशा से ही एक शिकायत तो रहती है कि वो इतना क्लटर सेक्शन है और उसमें जो लिमिट है वो केवल 1.5 लाख तक की ही है, जिसमें कि ट्यूशन फीस भी आपने बताया कि वो भी शामिल है। तो ऐसे में कुछ ऐसे भी टिप्स बताइए जिसकी मदद से एक टैक्स पेयर अपने बच्चों के ट्यूशन फीस का जो पेमेंट करता है उससे ज़्यादा लाभ उठा सके। ज़रूर। देखिए, इसके लिए ये आवश्यक है क्योंकि अमूमन क्या होता है कि आपके फैमिली में, परिवार में आपके आज तो ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज अर्निंग, तो आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपका अर्निंग होता है, आपकी वाइफ माना स्पाउस, वाइफ या हस्बैंड जो भी है उनकी भी अर्निंग होती है, एक आपकी HUF की भी एंटिटी हो सकती है। तो ये केसेस में जो ATC के अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट्स और एलोकेशंस हैं आपको पहले से ये प्लान कर लेना चाहिए। जैसे कि HUF है तो HUF के केस में आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह का पेमेंट करके फ़ायदा ले सकते हैं। अब ये जैसे ट्यूशन फीस है या तो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन तो आपको सेक्शन 24 में मिलता है, पर रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है ये ATC के दायरे में आता है। तो PPF में आप निवेश करते हैं वो भी ATC में आता है। तो आपको ये देख लेना चाहिए कि क्या आप अपने केस में क्लेम करेंगे, क्या अपने वाइफ या स्पाउस के केस में क्लेम करेंगे। तो इसका आयोजन अगर आपने ठीक से किया है तो इसका फ़ायदा आपको हर एक एंटिटी ATC का पूर्ण लाभ ले सके उस तरीके से आप कर सकते हैं। और जैसे ही मैं आपसे ये बात करता हूँ एक फ्लैश आया है पूजा, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट हैज़ बीन रेज्ड राइट ड्यूरिंग द शो, कि ये फुल टाइम एजुकेशन जिसके बारे में हमने पहले क्वेश्चन में बात की, उसमें अगर किसी का बच्चा छोटा है, माना प्ले स्कूल या नर्सरी में जाता है, तो उसकी जो फीस होती है, और काफ़ी फीस होती है उसकी भी, तो उसको ये फुल टाइम एजुकेशन और स्कूल के दायरे में उसको गिना जाएगा या नहीं। तो मैं प्रश्नकर्ता को ये बताऊं कि कोई भी प्री स्कूल भी हो तो भी उसकी फीस इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि भले वो बच्चा 2 घंटे के लिए जाता है लेकिन वो बच्चे के लिए तो फुल टाइम है। प्री स्कूल के टाइमिंग्स आपके फुल टाइम एजुकेशन 2 घंटे का भी हो सकता है और फुल टाइम एजुकेशन 10 घंटे का भी हो सकता है। तो ये कहीं भी निषेध नहीं है। माना नर्सरी, प्री स्कूल, किंडरगार्टन से लेके बच्चे भले स्टेशनरी वगैरह के साथ शिक्षण न भी करते हो, पर वो छोटा मोटा अपना स्किल्स भी डेवलप कर रहे हो 1.5-2 साल की उम्र से, तो ये फ़ायदा इसमें ज़रूर लिया जा सकता है। पूजा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया जिसका कि शायद काफ़ी सारे दर्शकों को पता नहीं होगा कि फुल टाइम एजुकेशन की ट्यूशन फीस के पेमेंट पे आप
उन बच्चों को भी आप शामिल कर सकते हैं जो कि प्री स्कूल और नर्सरी जैसे छोटी शिक्षा, छोटे क्लासेस की जो शिक्षा है अगर वो भी ले रहे हैं तो वो भी इसमें शामिल है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। सर, आईटी एक्ट में, अब हायर एजुकेशन पर हम आते हैं, तो आईटी एक्ट में हायर एजुकेशन के लोन पर भी जो इंटरेस्ट हम देखते हैं उससे जुड़े भी कुछ यूजफुल प्रोविजन है, डिडक्शन है, जिनकी की काफ़ी सारी प्रावधान है, तो उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को डिटेल में समझाइए। श्योर। अभी इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 80E का एक विशेष प्रावधान है, और इस प्रावधान का एक सबसे बड़ा आकर्षण ये है कि बहुत कम ऐसे डिडक्शंस है जहां कोई मॉनिटरी सीलिंग नहीं होती है, और उनमें से ये एक है। सबसे पहले तो इसका कितना फायदा लिया जा सकता है मैं दृष्टांत के साथ बताऊंगा, पर इसकी जो आवश्यक शर्तें हैं वो हम देख लें। अब हायर एजुकेशन के दायरे में क्या आता है और ये डिडक्शन किसको मिल सकता है, तो सबसे पहले ये किसको मिल सकता है ये समझने के लिए या तो कोई भी विद्यार्थी हो, कोई भी स्टूडेंट हो, अपने खुद के एजुकेशन के लिए अगर लोन लेता है तो उसको भी मिल सकता है। अगर कोई पेरेंट, माना ये माता या पिता, अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं तो उस पर भी इंटरेस्ट की पेमेंट डिडक्शन के तौर से मिल सकती है। और इसके अलावा आज पति पत्नी अगर एक दूसरे के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, इंडिविजुअल अपने स्पाउस के हायर एजुकेशन के लिए भी कोई इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं ऑन लोन, तो ये मिल सकता है। तो इसका दायरा काफ़ी बड़ा है, ये ख्याल में रहे। दूसरी बात यह है कि हायर एजुकेशन में एसएससी के बाद कोई भी कोर्स हो, वो चाहे डिप्लोमा हो, कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, माना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब पीएचडी, ये सब का समावेश इसमें हो जाता है। और 80C में यह आवश्यक था कि दी एजुकेशन मस्ट बी इन इंडिया, इंस्टीट्यूशन मस्ट बी इन इंडिया। यहाँ 80E में ज़रूरी नहीं है। आपका बच्चा हार्वर्ड में पढ़ने जाता है, मान लीजिए वहाँ आपको $2 लाख की फ़ी है, तो $2 लाख माना 1.5 करोड़ रुपया हुआ। इसके लिए आपको 1 करोड़ रुपये की लोन लेनी पड़ी, और मान लीजिए आप 10% के हिसाब से 10 लाख रुपये का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो खुशखबर ये है कि ये पूरे का पूरा 10 लाख आपको डिडक्शन के तौर से मिल सकता है। अब पूजा, इसको ध्यान में रखते हुए दर्शकों को ये ख्याल में रखना है कि आप लोन कौन से केस में लेंगे। बच्चे के केस में लोन लेना प्रैक्टिकल नहीं होगा क्योंकि उसकी इनकम नहीं होगी। ये जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है ये भी हम समझ लें कि जिस साल में आप इंटरेस्ट का पेमेंट शुरू करते हैं उस साल से लेके 8 साल तक, फॉर 8 years यू गेट द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन। अब शुरू के सालों में बच्चों की तो इनकम नहीं होगी, सो इट इज़ बेटर कि पेरेंट ये ले, और पेरेंट में, माता पिता में जिसकी हायर इनकम है वो ये ले, ताकि उसको मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ टैक्स सेविंग मिल सके। तो ये अगर आप ख्याल में रख के इसका बारीकी से आयोजन करते हैं तो ये आपको जो 80E का प्रावधान है वो आपको काफ़ी टैक्स बचाने में मददरूप हो सकता है। पूजा, बिल्कुल। तो काफ़ी कुछ अहम बातें इसके थ्रू पता चली कि हायर एजुकेशन में एसएससी के बाद किसी भी आप डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो है वो इसमें शामिल है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्ट के पूरे अमाउंट का डिडक्शन बिना किसी लिमिट के लिया जा सकता है, और इसका फ़ायदा जो है पेमेंट शुरू होने से 8 साल तक इंटरेस्ट का डिडक्शन उपलब्ध हो सकता है। ये एक काफ़ी फ़ायदे वाली बात है जिसका कि लाभ आप यहाँ पर उठा सकते हैं। मुकेश जी, सैलरीड एम्प्लॉयज़ जब बच्चों के एजुकेशन और हॉस्टल अलाउंस पाने की केस में भी कुछ टैक्स एग्जेम्पशन का लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या रूल्स हैं और क्या लिमिट है, किस लिमिट तक इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब आप लिमिट की बात करते हैं तो मुझे थोड़ी हंसी आ गई।
मैं हमारे दर्शकों को और आपको पूजा इसकी लिमिट बताऊंगा तो आपको लगेगा कि क्या सरकार सो रही है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो लिमिट्स है आज से करीब 25 साल पहले तय की गई थी, जब 100 रुपये के पत्ते का भी मायना रखता था। अब इनकम टैक्स एक्ट में एक ये जो सेक्शन है 10 सब सेक्शन 14, उसके तहत सैलरी टैक्स पेयर के केस में कुछ नोटिफाइड अलाउंसेस जो हैं उसको एग्जम्प्ट गिना जाता है। अब जैसे एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉई को अपने बच्चों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों के लिए उसको चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस देता है, अगर वो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो उसको एग्जम्प्ट गिना जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली ये लिमिट आज से 25 साल पहले जब तय की गई थी, पर चाइल्ड पर मंथ 100 रुपया थी, 100 रुपीज़। आज भी पर चाइल्ड पर मंथ 100 रुपीज़, माना आपके 2 बच्चे हैं तो 1200 और 1200 2400 रुपया, दैट्स ऑल दैट यू कैन गेट एज एग्जम्प्ट व्हाट द एम्प्लॉयर हैज़ गिवन यू। अब मान लीजिए ये टोकन भी आपके लिए कुछ मायना रखता है तो इसका आप ज़रूर फ़ायदा ले सकते हैं, बट इट्स अनफॉर्चुनेट दैट दिस लिमिट हैज़ जस्ट नॉट बीन रिवाइज्ड। ऐसा ही एक चिल्ड्रंस हॉस्टल अलाउंस है, क्योंकि आपके बच्चे को हॉस्टल में रखना पड़े तो वो भी उसी समय से तय किया गया, 2 चाइल्ड को ये मिल सकता है, और जो पेरेंट जिसको ये एम्प्लॉयमेंट में ये अलाउंस मिलता है उसको ये डिडक्शन एग्जम्पशन मिलेगा। और इसके लिए पर चाइल्ड पर मंथ 300 रुपीज़ पर मंथ है, माना एक चाइल्ड का 3600 और 2 बच्चों का 7200। अब हम क्या कहें, we only wish that these limits are really revised, but तब तक ये छोटा मोटा भी एक एग्जम्पशन है, वो हम ज़रूर ख्याल में रखें। पूजा, देखिए एग्जेम्पशन तो कितना भी हो, छोटा भी हो, अगर कहीं से भी कुछ भी फ़ायदा मिल रहा है, कुछ भी बचत हो रही है तो उसका ध्यान तो रखना ही चाहिए। लेकिन जैसा कि मुकेश साहब ने कहा कि काफ़ी साल पहले इसको रिवीजन किया गया था, तो अब वक्त आ गया है, अगर इस शो के ज़रिए, इस चैनल के ज़रिए अगर पॉलिसी मेकर्स कहीं हमारी बात सुन रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर इसको वापस से रिवाइज़ किया जाए और पेरेंट्स को कुछ फ़ायदा यहाँ पर इसके ज़रिए पहुँचा दिया जाए तो फिर काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि वक्त आ गया है कि यहाँ पर भी हम ध्यान दें और इसको रिवीजन करने का वक्त तो अब बिल्कुल आ चुका है। मुकेश जी, अब एक आखिरी सवाल होगा यहाँ पर, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड से भी जुड़े कुछ टैक्स एग्जेम्पशन होते हैं क्या आईटी एक्ट में, जिसका कि फ़ायदा उठाया जा सके? इससे जुड़े कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं? पूजा, सेक्शन 10 सब सेक्शन 16 को हमें याद रखना है, क्योंकि सेक्शन 10 में सब एग्जम्प्ट इनकम्स की बातें की गई है, और ये एग्जम्प्ट इनकम्स में 1016 में स्कॉलरशिप्स ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, माना कि शिक्षण का खर्च जो आप कर रहे हैं उसके हेतु सर आपको कोई भी स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप इनकम टैक्स एक्ट में तो केवल वर्ड स्कॉलरशिप यूज़ किया गया है, पर उसके दायरे में कई कोर्टों के बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिसमें ये कहा गया कि स्कॉलरशिप में स्टाइपेंड का भी समावेश होता है, क्योंकि उसका भी मकसद जो आपका एजुकेशन चल रहा है उसके हेतु सर आपको दिया जाता है। यू कैन बी गिवन अ ट्रैवल ग्रांट है, फेलोशिप है, तो ये सब अमाउंट्स जो हैं जो आपको दिए जाते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चे ही हो, ये कोई एडल्ट भी हो, अगर वो अपने काम के साथ उसको कोई स्पेशल असाइनमेंट के साथ अगर स्कॉलरशिप्स दी जाती है तो ये भी एग्जम्पशन के दायरे में आ सकती है। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग 1-2 छोटी बातें हैं, वो मैं आपको और हमारे दर्शकों को बताऊं तो कोर्टों ने बहुत सारे इंटरेस्टिंग जजमेंट्स दिए हैं। इसमें एक जजमेंट आज से कई साल पहले मद्रास हाई कोर्ट ने एक वी.के. बालचंद्रन के केस में बताते हुए ये कहा कि मान लीजिए एक टैक्स पेयर को स्कॉलरशिप के 5 लाख रुपए दिए गए हैं
और उसने वो स्कॉलरशिप में से 3.5 लाख का खर्च किया, 1.5 लाख उसने बचाया। तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कहा कि ये बाकी जो 1.5 लाख बचा है उस पर हम टैक्स लेंगे। कोर्ट ने कहा नहीं, जो दी गई है स्कॉलरशिप वो है 5 लाख और उसका हेतु है टू मीट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। अगर टैक्स पेयर के पास कुछ बचता है तो वो अपनी उसकी मर्जी है, पर उसको आप टैक्स नहीं कर सकते। दूसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है स्टाइपेंड के केस में, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें ग्रे एरियाज रहा करते थे। तो जैसे आर्टिकल क्लार्क्स होते हैं, आईटीआई के ट्रेनीज होते हैं, मेडिकल एजुकेशन लेते हुए जो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर्स को भी स्टाइपेंड्स दिए जाते हैं। तो ऐसे स्टाइपेंड की रकम जो आपको मिलती है उसको भी स्कॉलरशिप मान के उस पर कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे डिसीजंस हैं। तो इसका फ़ायदा हम हमारे दर्शकों को बताएं कि ऑन द अप्रोप्रिएट फैक्ट्स ऑफ द केस आप ज़रूर ले सकते हैं। तो शिक्षा को मिला प्रोत्साहन और साथ हुआ आपका आयकर आयोजन। पूजा। ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे छोटी छोटी बारीकियां हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाने के लिए। उम्मीद है आज जितने भी पेरेंट्स इस शो को देख रहे हैं उनको कुछ जानकारी तो आई एम श्योर होगी, लेकिन इसके अलावा भी जो जानकारी अभी तक उनको नहीं थी और किस तरीके से छोटे छोटे तरीकों से वो और ज़्यादा टैक्स बचा सकते हैं, इसके बारे में भी उनको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। एक अच्छा बुके उनको आज इस शो के जरिए मिला होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस शो में अपनी राय देने के लिए। तो आज काफ़ी सारी चीज़ें हमने समझी हैं, कुछ पॉइंट्स हमने टच किए, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई के फीस के पेमेंट से जुड़े डिडक्शंस क्या क्या होते हैं और इसमें आप अपने जो प्री स्कूल और नर्सरी में भी अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका भी फ़ायदा आप यहाँ पर उठा सकते हैं। हायर एजुकेशन की भी अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन से जुड़े टैक्स डिडक्शन के नियम भी आपको बताए गए हैं। एसएससी के बाद कि जो भी एजुकेशन है उस पर आप हायर एजुकेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं और पेमेंट के शुरू होने से 8 साल तक इंटरेस्ट का रिडक्शन उपलब्ध हो सकता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए, यानी कि इसका फ़ायदा आप आगे आने वाले कुछ समय तक भी उठा सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट जो हमने आज टच किया, जो कि अमाउंट तो छोटा था, लेकिन जैसे कि हमने बात की कि छोटे छोटे अमाउंट का भी फ़ायदा अगर किसी तरह से बचत अगर आपकी हो पाए तो क्यों ना हम उसका फ़ायदा उठाएं। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस के जरिए भी आप एक फ़ायदा इसका उठा सकते हैं। हम आपको बता दें कि अधिकतम 2 बच्चों पर हर महीने 100 के हिसाब से 2400 का CEA टैक्स फ्री गिना जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात हमने आज इस शो के जरिए डिस्कस की। चलिए अब वक्त है गुरु मंत्र जानने का, जो कि मैंने नोट डाउन कर लिया, वो हम आपके सामने रखते हैं। पहला तो ये कि माता पिता द्वारा बच्चों की ट्यूशन फीस के पेमेंट की प्लानिंग इस तरह करें कि दोनों ही सेक्शन 80C का अधिकतम लाभ उठा सके। तो ये आप दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है। ध्यान रखिए फुल टाइम एजुकेशन की ट्यूशन फी के पेमेंट से जुड़े डिडक्शन सेक्शन 80C में उपलब्ध हैं। इनमें प्री स्कूल और नर्सरी भी शामिल है। माता पिता या स्पाउस जो हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं, उनके केस में हायर एजुकेशन लोन लिया जाना चाहिए ताकि अधिकतम टैक्स का फायदा आप उठा सके। इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं। और आखिरी गुरु मंत्र होगा, ट्रेनी, इंटर्न या आर्टिकल क्लर्क को मिलने वाले स्टाइपेंड का को भी स्कॉलरशिप माना जाता है, जिसका कि फायदा आप टैक्स छूट में उठा सकते हैं। टैक्स छूट का फायदा आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो उम्मीद है इस शो के जरिए आपको काफी मदद मिली होगी। अगले एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ चर्चा वापस से करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।